थिंग आज निफ्टी वाला कोई निफ्टी वाला कोई है नहीं, हाँ, दिग्गज कंपनियां नहीं है, लेकिन बीईएल एक स्टॉक है जिस पर काफी चर्चा हुई है इस प्लेटफॉर्म पर और नतीजे भी अच्छे हैं, तो उसके साथ शुरुआत करेंगे। मुनाफा जो है वो करीब करीब 23% बढ़कर आया है, 531 करोड़ का आंकड़ा, 3511 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने डिलीवर किया, यानी कि 13% तक की ग्रोथ है। और अगर आप दूसरे आंकड़े देखें यानी कि एबिटा और मार्जिन्स, वहां पर भी इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रही है। एबिटा लेवल में करीब करीब 29% तक का इजाफा, 664 करोड़ का एबिटा, और मार्जिन्स में खासा इजाफा देखने को मिला है, 16.5% से बढ़कर ये 19% पर आ गए हैं। तो ये लगभग जो 250 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है वो इसीलिए आया है क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस है उनमें कमी देखने को मिली है, तो उसका फायदा मिलता हुआ न्यू ऑर्डर विंस करीब करीब 8,100 करोड़ की हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। इसीलिए हमने देखा है कि ब्रोकरेजेस भी इस पर बुलिश है। वो रिपोर्ट आपने अभी अभी देखी जहां पर एक अपॉर्चुनिटी अभी भी खरीदारी की ही तलाशी जा रही है। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि वो ओवरवेट की रेटिंग रखेंगे और टारगेट वो यहां से 136 का दे रहे हैं। स्टॉक वैसे भी हाल फिलहाल के रनअप में 127 130 के लेवल्स पर आ चुका है, लेकिन नतीजे अच्छे और उस पर पहले वो रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा आज शेयर। इसके साथ ही इंडियन होटल्स भी रेडार पर रखेंगे। इंडियन होटल्स की ये जो तिमाही है अब आप कह सकते हैं थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार रिकॉर्ड हाई नंबर्स देखने को मिले थे। इस क्वार्टर में हमने देखा 31% का इजाफा, मुनाफे में 222 करोड़ का आंकड़ा, 16% की ग्रोथ हमने देखी, रेवेन्यू में 1476 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स हालांकि कुछ ट्रिम होते हुए दिखाई दिए हैं। मार्जिन्स 29.9% से घटकर करीब करीब 28% पर आए, तो हल्का सा दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है। अब कंपनी ये कहती है कि देखिए Q1 हमारे लिए एक सीजनल क्वार्टर रहता है, उस लिहाज से एवरेज रूम रेट और ऑक्यूपेंसीज में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन आगे वाले क्वार्टर्स को लेकर आउटलुक ज्यादा मजबूत जैसे जैसे वो बड़े इवेंट्स के पास हम जाएंगे। जेफरीज इस पर अपना 445 का कॉल दे रहा है, बाय साइड का रेटिंग इनका बरकरार है। एक और वायदे बाजार का स्टॉक जो आप रेडार पर रखेंगे, जो हाल फिलहाल में काफी तेजी में रहा है, इंडस टावर। ये भी तिमाही दरअसल कंपनी के लिए अच्छी ही साबित हुई है। आप रेवेन्यू देखिए 5% बढ़कर 7,076 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, प्रॉफिट में 4% तक की वृद्धि, 1,348 करोड़ का ये फिगर कंपनी ने दिखाया है। मार्जिन फ्रंट पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, एबिटा हल्का सा बढ़ा है, करीब 2% तक का इजाफा, और ये दरअसल टावर एडिशंस के लिहाज से एक अच्छा पर्टिकुलर क्वार्टर इनके लिए साबित होता हुआ दिखाई दिया है। वो मार्जिन का नंबर थोड़ा मैं भी वही कह रहा हूं, थोड़ा उसको नीचे का ऊपर कर देंगे तो अच्छा लगेगा। वो हाँ अच्छा लगेगा। देखिए बीईएल आशीष मेरे ख्याल से क्लियरली कल का सबसे अच्छा नंबर है। बस मेरी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत चल चुका है ये स्टॉक और बहुत महंगा है, मतलब 95,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है अब इसका। ये भी छोटा स्टॉक नहीं रहा है। आई थिंक पिछले 3 महीने में काफ़ी रैली आ चुकी है इसमें, लेकिन एक चीज़ तो है, डिफेंस में है और अच्छा कर रहा है, तो ऑब्वियसली शॉर्ट नहीं कर सकते इसको आप, लेकिन बाय कहाँ करना है ये थोड़ा सा टफ कॉल है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी रैली आ चुकी है। थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है ये मेरे ख्याल से। इंडस टावर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इंडस टावर में जो एक और चीज़ अच्छी लगी, सेकंड सक्सेसिव क्वार्टर इन्होंने वोडाफोन आइडिया को लेकर कोई वो नहीं किया, प्रोविजनिंग टाइप का नहीं किया, ये एक अच्छी चीज़ है। तो इसमें भी देखते हैं ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। और इंडियन होटल्स तो जैसा आप डिस्कस कर ही चुके हैं, मेरे ख्याल से जितनी रैली हो चुकी थी उसके बाद थोड़ा सा शायद नंबर्स इस लिहाज से नहीं है कि आपको वापस 400 तक ले जाए इंडियन होटल्स। मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पे शायद करेक्शन हो सकती है इंडियन। तीनों इंपॉर्टेंट नंबर्स जिन पे आज हम रिएक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। बीईएल पार्थिव जो ब्रोकरेज बुलिश है, उसके खुद के लक्ष्य भी मेरे ख्याल से 135 136, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल अपसाइड उनको भी नजर नहीं आता। क्या करना चाहिए बीईएल पे? हम बहुत अच्छे मूव स्टॉक ने एंजॉय करे, ऑर्डर एक्रीशन, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, कहां जा सकता है? आप लोग इन लेवल्स पे खरीदोगे या अवॉइड करोगे आप? नहीं, आई फुली अग्री विथ व्हाट अनुज सेड, बिकॉज मुझे याद है कि करीबन 86 के लेवल्स पे आपके शो पे पूरा रैशनल एक्सप्लेन किया था कि किस तरह का ऑर्डर बुक है, कौन से जेवीज है, रडार सिस्टम में कितने इनके बड़े ऑर्डर बुक्स है, और उस टाइम पे ये स्टॉक एज कम्पेयर टू जो बाकी के डिफेंस पीयर्स है बहुत टाइम तक टाइम करेक्ट हुआ। मुझे याद है 86 से 95 के बीच में ये स्टॉक काफी टाइम तक रहा, काफी फ्रस्ट्रेट किया, लेकिन जैसे जैसे इसने रिजल्ट्स दिए थे, और मुझे याद है कि 2 साल पहले जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाए थे कि उनको कॉस्ट प्लस मार्जिन कैप रहेंगे, तब बड़ा करेक्शन आया था, तब से सेंटिमेंट काफी हावी था, लेकिन कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस किया है, बिकॉज इन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट भी टारगेट किया है, मार्जिन काफी अच्छे रहे, और जैसे जैसे रिजल्ट्स आते रहे हमने देखा कि स्टॉक मैसिवली रीरेट हुआ। तो 86 वाला आज अराउंड ऑलमोस्ट 140 150 के जोन्स में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक यहाँ पे वैल्यूएशन प्राइस टू परफेक्शन है।
सीजनैलिटी होती है क्वार्टर्स में, तो हमने देखा है कि आगे के कुछ क्वार्टर्स में कभी कभी एकदम से मार्जिन शार्पली डिक्लाइन होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्डर बुक जो एग्जीक्यूट करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट टू वेट ऑन द साइडलाइन, और करेक्शन आता है उसके बाद ही इन्वेस्टर्स इसमें रुचि ले सकते हैं। लेकिन आई थिंक इंडस टावर्स की जो बात हुई, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। उन्होंने ऑलरेडी 5600 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है वोडाफोन आइडिया में, और वोडाफोन आइडिया में जिस तरह की बातचीत चल रही है कि प्रमोटर का स्टेक और गवर्नमेंट भी अभी इन्वॉल्व हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ से ज्यादा बैड डेट्स नहीं होंगे। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है और डिविडेंड यील्ड भी अट्रैक्टिव है। हाँ, इंडस टावर्स बहुत कंसोलिडेट करके चलने की कोशिश भी कर रहा है। ये रही बीएल की चर्चा। देखते हैं खुलने के बाद किस तरह से नंबर्स पे रिएक्ट करता है, कितना दमखम दिखा पाता है। लेकिन इंडियन होटल्स, मानस चार्ट्स पे क्या रीडिंग है भाई इंडियन होटल्स की? थोड़ा सा मोमेंटम लूज आउट हो रहा है, तो एक क्वेश्चन मार्क सा है, पर ठीक है। चार्ट्स पे कैसा प्लेस 385 पे जो कल क्लोज हुआ उसके बाद? देखिए, पिछले करीब 6-7 हफ्तों से स्टॉक 400 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और कल स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा था, जो कि दर्शाता है कि शायद यहाँ पर थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, और पॉसिबल है कि शायद 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 370-365 की रेंज में है, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करे। तो फिलहाल फ्रेश खरीदारी इस गिरावट पे नहीं करनी है। अगर 370 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है, तो वहां पर फिर से एनालाइज करेंगे, बट करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। नहीं, और रिजल्ट भी थोड़े पस्ती है, तो गिरावट में खरीदारी अपने भाव पे आए तभी एंट्री करिएगा। वो 370 के आसपास अट्रैक्टिव लगता है मानस को, कंडीशनल बाय है, बाय ऑन डिप्स है, 370 का जोन है जहां पे वो अट्रैक्टिवली शायद प्लेस हो जाए। बाकी के रिजल्ट्स पे जाऊं उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग, कल आईटीसी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आते हुए, मेरे ख्याल से कॉन कॉल हुई थी उसमें। अब सब जानना चाहते थे यार ये सीधा सीधा क्यों नहीं स्प्लिट कर दिया, डीमर्ज कर दिया धंधे को, 40% क्यों रिटेन कर दिया, ये सब और भी कई सारे सवाल थे सबके जहन में, मेरे ख्याल से बट ऑब्वियस सबके जहन में कि और डीमर्जर एक शुरू हुआ है तो ऐसे और भी होंगे वैल्यू अनलॉकिंग एक्सरसाइजेस। क्या क्या कह रहा है मैनेजमेंट हर्षदा? पहले तो जो वर्टिकल स्प्लिट नहीं हुआ है और वो 40-60 का जो रेशियो रखा गया है, उस पे आईटीसी का मैनेजमेंट साफ कहता है कि 40% इसीलिए अपने पास रखा है क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट आईटीसी प्रोवाइड करेगा और सिनर्जीज ऑफ कोर्स पूरे कंपनी के होटल बिजनेस के साथ रहेंगी। साथ ही साथ ये भी खुलासा हुआ है कि आईटीसी एक छोटी रॉयल्टी होटल बिजनेस को ब्रांड इस्तेमाल करने के लिए चार्ज करता हुआ दिखाई देगा। कंपनी बेसिकली ये भी कहती है कि आगे जाकर क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न बदलेगा उस पर अभी नहीं कहेंगे, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस या हालात बदलते हैं वैसे वो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जो खास बातें इन्होंने कही हैं वो ये कह रहे हैं कि होटल बिजनेस का आपकी बुक्स पर कोई डेट नहीं होगा, तो ये एक डेट फ्री कंपनी रहेगी। साथ ही साथ उनका मानना है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 18 से 20% बढ़ता हुआ दिखाई देगा और करीब ROIC 10% बढ़ेगा डीमर्जर बेसिस पर FY23 के नंबर्स पर। तो ये कुछ इन्होंने बयान दिए हैं। क्या दूसरे बिजनेसेस में एक डीमर्जर आने वाला है उस पर फिलहाल कंपनी ने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा है फिलहाल सिर्फ होटल बिजनेस अलग किया जा रहा है, बाकी बिजनेसेस पर फिलहाल कुछ खुलासा नहीं आया है। हालांकि कंपनी जरूर कहती है कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी एसेट राइट रहेगी, तो ये फिलहाल कुछ चीजें निकल कर आई हैं, लेकिन क्लियरली वो एक्सप्लेनेशन आता हुआ कि पहले होटल बिजनेस को डीमर्ज कर रहे हैं, बाद में सोचेंगे बाकी बिजनेसेस की बारी आएगी या नहीं, और साथ ही साथ वो वर्टिकल स्प्लिट क्यों नहीं है उसके भी डिटेल्स सामने। और अगर ऐसा ही डीमर्जर करना है तो ना ही करें तो अच्छा है, बाकी के और रहने दें उसमें, क्योंकि जो उस दिन उन्होंने कहा था, और अब रॉयल्टी भी लेने की बात कर रहे हैं। एक तो रॉयल्टी पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पे देश में सबको लेने का एक चस्का चढ़ गया। पहले MNC कंपनियां लेती थी, अभी यहाँ पे भी आप रॉयल्टी ले रहे हैं। एक बार वो जुबिलेंट ने रॉयल्टी की वो चीज़ की थी, पहले तो खैर वो डोमिनोज के ब्रांड की समझ में आती है, बाद में उन्होंने कहा था हम जुबिलेंट ब्रांड की भी रॉयल्टी लेंगे। जुबिलेंट का क्या ब्रांड था, ठीक है आईटीसी का ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपकी खुद की कंपनी क्यों इसमें, ये जो एक वन वे रैली चल रही थी ना आईटीसी में, अब इसमें ब्रेक लग गया है। अब ये जो एक क्लियर स्ट्रक्चर मामला था, अब ये स्टॉक शायद हो सकता है इसमें फिर मीम बनने लगे। अब वो पहले 200 पे मीम बने थे, अब हो सकता है कि वो 400-450 वाले मीम बनेंगे। लेकिन ये डीमर्जर ये खराब कर दिया इन्होंने मामला। सिंपल रखते हैं ना, क्लीन स्ट्रक्चर रखते, एक पे एक, आपके पास एक शेयर है, एक आपको मिल जाएगा, सिंपल वो कर देते तो बहुत अच्छा रहता। कुछ भी जस्टिफिकेशन कर लें, मुझे नहीं लगता मार्केट को पसंद आएगा। ये डीमर्जर नहीं पसंद आया मार्केट को, बिल्कुल नहीं आया समझ में। ये परसों सावंत साहब ने बाय दिया था, उस दिन ब्यूटीफुली वो बाय वर्क करा सावंत साहब, लेकिन टिक नहीं रहा है ये। क्या रीडिंग है आपकी चार्ट्स पे?
जी आशीष जी, 463 पे बाय दिया था, वहां से 475 बहुत स्विफ्ट मूव आई थी, फिर से कॉस्ट पे आया है। मुझे लग रहा है जो स्टॉप लॉस मैंने दिया था 454, वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अगर ये ब्रेक हो जाए तो लॉन्ग से एग्जिट करना होगा। 454 यही आपके लेवल होने चाहिए एग्जिट के लिए। जब तक ये बरकरार है मुझे लगता है कि इंटैक्ट रहेगा। अगर ये ब्रेक हो तो ही मुझे ये कमजोर लगेगी। ठीक बात। उस दिन वो बढ़िया बाय ट्रेड बहुत अच्छा चला था, इसलिए मैंने कहा सावंत साहब से पूछा जाए, अच्छी ग्रिप है आईटीसी पर। तो जो उस दिन के स्टॉप लॉसेस हैं वो अभी भी जस के तस हैं, 456 के आसपास के जोन्स, वो एक बार टूटे भाई साहब बाहर हो जाने का स्टॉक से। ये कहानी आईटीसी की। थोड़े से क्लैरिफिकेशन अवेटेड थे, वो आए। और खैर बाकी डीमर्जर अभी मैनेजमेंट क्यों कहेगा, जिस पे काम कर रहा है उसी पे तो फोकस करेगा, उसके बाद की कहानी। पहले ये तो हो जाए ढंग से। सीमेंट के नंबर्स आए कल। वैसे एसीसी के नंबर्स तो बढ़िया पॉजिटिव सरप्राइज था, हालांकि ब्रोकरेजेस अभी बताऊंगा कहानी क्या है, लेकिन कल बाद में बाजार बंद होने के बाद ठंडे नतीजे लग रहे हैं। जेके लक्ष्मी और सागर सीमेंट के नंबर्स में कुछ खास पॉजिटिव नहीं है आशीष। जेके लक्ष्मी खास तौर से प्रॉफिटेबिलिटी 111 करोड़ से घटकर 78 करोड़ पर आ गई है। रेवेन्यू फ्लैट है, 5% का ही इजाफा दिखा पाया है, 1730 करोड़ का आंकड़ा। इबिटा में प्रेशर है तो ऑपरेटिंग लेवल पर भी दबाव। 425 करोड़ था पिछले साल इसी तिमाही में इबिट, और 196 करोड़ पर आ चुका है, यानी कि 54% की गिरावट। और मार्जिन आप देखिए, 26% के मार्जिन घटकर अब 11% के आसपास आ गए हैं, तो वहां पर क्लियरली प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम और रियलाइजेशंस दोनों उम्मीद से खराब आए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ 5% पर आया है, अनुमान था करीब 8% कंपनी डिलीवर करेगी। ऑपरेशंस पर इंपैक्ट आया है, एक तो बेमौसम बारिश जो आई थी, साइक्लोन जो आया था, तो उससे गुजरात और राजस्थान के ऑपरेशंस पर इंपैक्ट आया, इसीलिए उसका एक रिफ्लेक्शन Q1 में दिखाई दे रहा है। सागर सीमेंट का लॉस बढ़ रहा है, 42 करोड़ का लॉस कंपनी ने दिखाया है। यहां पर पहले ये करीब 13 करोड़ का लॉस था, तो 3 गुना लॉस बढ़ा। 3% रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है। इबिटा 50% का कट, वहां पर 61 करोड़ का इबिट अब 31 करोड़ पर आ गया है। और मार्जिन यहां पर भी हाफ होते हुए 11% के मार्जिन 5.5% पर आए हैं, तो प्रदर्शन इधर खराब है। लेकिन फार्मा कंपनियों की आप लोग बात कर रहे थे, तो अजंता फार्मा रेडार पर रहेगा। मुनाफे में 19% का इजाफा, 208 करोड़ का फिगर। रेवेन्यू 7% बढ़कर आया है। इबिट में करीब 23% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और मार्जिन 23% से बढ़कर 26.7% पर आए हैं। तो मार्जिन में आप देख रहे हैं करीब 3-3.5% तक का इजाफा। इधर भी अगर आप देखें जो ब्रेकअप है, यूएस बिजनेस 19% ग्रो होता हुआ, इंडिया बिजनेस 14% ग्रो होता हुआ, एशिया 6% बढ़ा है, लेकिन अफ्रीका बिजनेस पर दबाव है। तो ये इनफैक्ट वो दूसरे डिटेल्स है मार्केट वाइज कंपनी की तरफ से। दो और नतीजे जिस पर मार्केट की रिएक्शन रहेगी, लोडा डेवलपर्स या फिर मैक्रोटेक। मैक्रोटेक के केस में प्रॉफिट पर थोड़ा सा प्रेशर आया, 32% तक की गिरावट, 178 करोड़। रेवेन्यू 40% घटकर 1617 करोड़ पर आया है। ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, ध्यान दे। इबिट में भी प्रेशर है करीब 29% तक का, और मार्जिन 20% पर आया है वर्सेस 17.4%। कंपनी ने टारगेट रखा है कि FY24 में जो प्री सेल से अर्निंग होगी वो करीब करीब 14,500 करोड़ की रहेगी, और उन्होंने वो 2026 का जो आउटलुक था वो रिटरेट किया है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन से सबसे ज्यादा कमाई होगी, फिर पुणे से आएगी और फिर दूसरे शहरों से आएगी। तो ये है फिलहाल मैक्रोटेक का Q1। सोना BLW भी रेडार पर। और इधर अगर आप ध्यान दे, जो नतीजे हैं वहां पर आप गौर करेंगे, हल्का सा इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ अंडरलाइंग चीजें हैं कमेंट्री में। 48% की ग्रोथ, प्रॉफिट में 112 करोड़ का, रेवेन्यू करीब 25% बढ़कर 731 करोड़ पर आया। जो कंपनी का इबिट मार्जिन है वो 23% से बढ़कर 27% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑर्डर बुक पर ध्यान देंगे, ऑर्डर बुक इतनी ज्यादा बढ़ी नहीं है, 21,500 करोड़ से सिर्फ 22,000 करोड़ पर आई, तो सिर्फ 500 करोड़ का ही इजाफा देखने को मिल रहा है उस ऑर्डर बुक में। कंपनी बेसिकली कह रही है फेम टू सब्सिडीज में जो कमी आती हुई दिखाई दी है, उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस की जो टू व्हीलर प्रोडक्शन है कमी देखी गई है, इसीलिए वहां पर ऑर्डर बुक थोड़ा सा दबाव में। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो रेवेन्यू है उसमें 13% तक की ग्रोथ जरूर देखी गई है। साथ ही चेन्नई की प्लांट की क्षमता को विस्तार में लेकर आएगी कंपनी, बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, और लगभग 100 करोड़ खर्च होने वाले हैं उस पर्टिकुलर क्षमता विस्तार पर। रेल टेल भी आज फोकस में रहेगा। मुनाफा अच्छा बढ़ा है,
48% का इजाफा, 38 करोड़ का मुनाफा, रेवेन्यू 24% बढ़कर 468 करोड़ पर आया। एबिटा में 10% का इजाफा है और यहां पर हालांकि मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव है, 17.8% के मार्जिन्स 15.9% पर रहे। तो ये कुछ तिमाही नतीजे हैं जिस पर आज मार्केट पहले रिएक्ट करेगा। अच्छा, ये जेके लक्ष्मी और सागर सीमेंट देखते हैं कैसा रिएक्ट करेगा। नंबर्स कमजोर है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट एसीसी। कल जो नंबर्स आए थे वाकई स्ट्रांग थे। इनफैक्ट हर पैमाने पे एक बीट था। कई लोग ये तक मानते हैं कि अपने पीयर सेट से वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव, लेकिन ब्रोकरेजेस बहुत गंगो नहीं है। मॉर्गन स्टैनले अंडरवेट 1650 के लक्ष्य, 1950 पे स्टॉक खड़ा हुआ है। ऐसे ही दूसरी ब्रोकरेज है मैक्वायरी, न्यूट्रल है, जहां खड़े हैं उसी के आसपास के लक्ष्य 1998 के, इसीलिए न्यूट्रल चल रहे हैं। तो अगर नंबर्स बहुत ज्यादा पसंद ब्रोकरेजेस को तो नहीं आए, पसंद तो आए लेकिन रेटिंग नहीं बदली है, ये ध्यान रखना है। सतपुते साहब, एसीसी नंबर्स पे कल एक बढ़िया रिएक्शन आना भी था, नंबर्स अच्छे थे, क्या करना है? आशीष जी, मुझे लगता है नंबर्स के पहले एसीसी में एक अच्छा मूव मिला है। करीबन मुझे याद है 1800 के आसपास का एक बाय दिया था मैंने, और वहां से ये वन वे चला है और ये अपने अपने 200 डीएम है जो करीबन 1960 के आसपास था, उसको कल इसने टेस्ट किया 1955 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ये लेवल मुझे लगता है कि जो रिजल्ट के पहले जो मूव एक्सपेक्टेड था वो एक वन लेग इज ओवर, तो यहाँ पे एक करेक्शन मुझे लगता है आना चाहिए, लेकिन वो करेक्शन इतना शार्प नहीं होगा। प्रोबेबली 1850 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा जहां पे मुझे लगता है एसीसी में आप कह सकते हैं कि फिर से बाइंग उभर के आएगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सेल तो डेफिनेटली नहीं है। तो सपोर्ट जो रहेगा 1850, जहां पे फिर से बाइंग करनी है। ओके, ये है एसीसी। बाकी दोनों जेके और सागर जैसे खुलेंगे उसके बाद व्यू ले लेंगे एक्सपर्ट से, शायद वीकनेस के साथ खुले एटलीस्ट वो स्टॉक। ऐसे एक नेस्ले खींच के लेकर आइएगा स्क्रीन पे। कल का भाव दिखाइए डॉक्टर साहब, कल किन लेवल्स पे खड़ा हुआ है? 22,300 के लेवल्स पर। कल मॉर्गन स्टैनली की एक अंडरवेट आया और 17,234 का लक्ष्य है भाई साहब, मतलब 5,000 रुपए मोटा मोटी नीचे का। नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं, कहते हैं इनलाइन है सब कुछ, पर ये कैटेगरीज में कुछ वीकर ग्रोथ है और मार्जिन के प्रेशर अब सरदर्द बनाएंगे। भाईती साहब, नेस्ले चार्ट्स पे कैसा खड़ा हुआ है? फंडामेंटली तो काफी नीचे के लक्ष्य आने लगे। मुझे तो महंगी अच्छी लगती है। आशीष जी, चार्ट्स पे तो वीकनेस है क्योंकि कल जिस हिसाब से फॉल आया स्टॉक में, काफी बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे जाके स्टॉक प्लेस्ड हुआ है और हमें लगता है कि यहाँ से और थोड़ा सा वीकनेस देखने मिल सकता है। शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी इन लेवल्स पे। हमें लगता है कोई पुल बैक आए तो वहां पे जरूर एक बार शॉर्ट अटेम्प्ट किया जा सकता है। जिनके पास शॉर्ट है बने रहे, जो टारगेट इसके निकल कर आ रहे हैं अभी जो फॉल के, वो 21,750 तक के लेवल्स जिसमें देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस जिनके पास शॉर्ट है वो मेंटेन करना, वो 22,600 का कैसे मेंटेन करें। अब चार्ट्स पे भी वीक है, फंडामेंटली भी काफी नीचे के टारगेट्स आते हुए नेस्ले के। फार्मा की चर्चा हो रही थी, ल्यूपिन की चर्चा हुई थी। ल्यूपिन दरअसल आज खबरों में, और कल मेरे ख्याल से बाजार बंद होने के 5-10 मिनट बाद ही वो अपडेट आया था। हालांकि ल्यूपिन कल फार्मा एज अ सेक्टर अच्छा कर रहा था, तो ये कहना गलत होगा कि ल्यूपिन अकेला चला। 4% चला बाजार होने के बाद। बड़ी अच्छी खबर जान लेते हैं हर्षदा, क्या अपडेट्स आए ल्यूपिन की तरफ से? यूएस एफडीए की तरफ से इनको फाइनल चिट्ठी मिल गई है जो क्लियरेंस देता है इनके पीथमपुर यूनिट 2 को और गोवा प्लांट को। अब करेक्टिव एक्शन कंपनी लेगी और उस पर काम शुरू होता हुआ दिखाई देगा। पीथमपुर यूनिट, आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले हम यही खबर बता रहे थे कि EIR मिल चुका है और थोड़ी सी जो खामियां वो कंपनी एड्रेस कर रही है। पीथमपुर यूनिट से लार्जली कंपनी जो है अपने ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हुई दिखाई देगी और उसको लेकर काफी कंपनी अग्रेसिव भी है। तो वो एक चीज है जो कंपनी के फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये फिलहाल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, दरअसल कंपनी के 2 यूनिट्स को जो क्लियरेंस मिलता हुआ। साथ ही आज 2 और स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे। एक तो RVNL वैसे भी रेडार पर रहेगा, कंसिडरिंग आज OFS का दूसरा दिन है और रिटेल निवेशक इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ RVNL और सीमेंस का एक कंसोर्शियम था जिसको मेट्रो लाइन 2B जो मुंबई में काम हो रही है उसके इलेक्ट्रिफिकेशन का ऑर्डर मिला है। अब 228 करोड़ का हिस्सा सीमेंस का है, RVNL का करीब 149 करोड़ का है। सीमेंस मैन्युफैक्चर, इंस्टॉल और कमीशन करेगा रेल इलेक्ट्रिफिकेशन सॉल्यूशंस और RVNL रिसीविंग सबस्टेशन सॉल्यूशंस डिलीवर करता हुआ दिखाई देगा। तो ये इनकी साझेदारी में काम होता हुआ दिखाई देगा और ये 2 स्टॉक्स भी आप आज रेडार पर रखेंगे।
पार्थिव क्या करें हम रिटेल वाले? आरबीएनएल के स्टॉक में ओएफएस में पैसा डालना है नहीं डालना है? सी नॉट रियली, थोड़ा मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन अभी वो ओवर हाइप्ड है, बिकॉज ये स्टॉक करीबन 30-35 के लेवल से 126 के लेवल्स पे आया है। मैं डेफिनेटली ये डिनाई नहीं करूंगा कि ऑर्डर बुक की रन रेट बहुत ही स्ट्रांग है और ये एक गवर्नमेंट का ओवरहैंग हमेशा जो मार्केट एक्सपेक्ट करता है वो आ गया है। दैट इवेंट विल बी ओवर सून, लेकिन आई थिंक अभी थोड़ा मुझे लग रहा है ये स्टॉक टाइम करेक्ट कर सकता है, बिकॉज अभी मार्केट देखेगा कि कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं और मोर इम्पोर्टेंटली मार्जिन। हमने एलएनटी जैसी कंपनी में देखा कि ऑर्डर्स तो स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन जब मार्जिन एग्जीक्यूशन होता है तब मार्जिन इतने स्ट्रांग नहीं रहते। तो आरबीएनएल के 1-2 क्वार्टर्स मार्केट प्रॉब्ली टेस्ट करेगा, तभी पता चलेगा ट्रेजेक्टरी के वेदर दे एबल टू एग्जीक्यूट ऑर्डर्स विद हाई मार्जिन और नॉट। तो मैं यहाँ पे अवॉइड की सलाह दूं। ठीक है। गाबा सर, ये संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल प्लीज देखो, चार्ट्स रेडी करो, मैं कहानी सुनाता हूं। डायरेक्टर साहब स्टॉक दिखाइएगा। असल में फोक्सवैगन ने अपना ईवी का आउटलुक, सेल्स आउटलुक जो है वो काट दिया है। बेसिकली उनका कहना है कि ईवी स्पेस में जो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा हीट अप हो रही है, बढ़ रही है, उसके चलते हम अपने सेल्स आउटलुक को डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं। इनके लिए बड़े ग्राहक, सारे ग्लोबल मेजर्स इनके बड़े ग्राहक में से एक है। फोक्सवैगन से तगड़े रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है इनका। हालांकि वो गाइडेंस बहुत ज्यादा बदली नहीं है, एक शेड नीचे लेकर आए, लेकिन फिर भी अच्छे मूव्स के बाद स्टॉक पे व्यू क्या बनता है? गाबा सर, क्या करना है? कल 100 प्लस की ट्रिजेक्टरी में बंद हुआ है। ऐसा है कि संवर्धन मदरसन 65 से चला था, 100 एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट था, साइकोलॉजिकली यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देंगे तो 110 भी जाएगा। स्टॉप होना चाहिए 98 का, जब तक संभलता है 98 तब तक ठीक है, 110 पॉसिबल है, स्ट्रेच है, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है। क्या करें, सबमिट करना पड़ता है अपने आप को ट्रेंड के सामने। ठीक बात। अच्छा, मैक्रोटेक, अच्छा इंटरनल्स ऐसे बुरे नहीं है। प्री सेल्स में 30% का दरअसल उछाल है। FY24 के प्री सेल के लक्ष्य रखे हैं 14,500 करोड़, Q1 में आए हैं 3,350 करोड़। तो मतलब अच्छे खासे प्री सेल्स की ट्रेजेक्टरी भी FY24 की मान के चल रहे हैं। सावंत साहब, आपने मेरे ख्याल से ओवरऑल रियल्टी आज चुना था, मैक्रोटेक देखा था कल रात में? देखा नहीं, मैं जस्ट देख लेता हूं। तो आशीष जी, यहाँ पे कल की जो क्लोजिंग है वो 727 एक रेजिस्टेंस पे है, बट मेरी सलाह होगी कि यहाँ पे अगर कोई एंटर करना चाहे तो 708 के स्टॉप लॉस से एंटर कर सकता है। और अगर यहाँ से टेक ऑफ हो जाए, जो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है वहां पे कोई वॉल्यूम्स नहीं है, तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि हम करीबन 765-70 तक जा सकते हैं। ओके, ये मेरे ख्याल से ज्यादातर सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर कर डाली। मुनाफे की तैयारी दरअसल हो चुकी है, अब समेट लेनी चाहिए। अब दस्तक देते हैं पहला सौदा।